जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन और ममता बनर्जी के बीच एसआईआर को लेकर सीरियस टकराव सामने आ गए थे, वहीं ईडी और वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी में एक रेड ने नए झगड़े लगा दिए हैं। पर अब उंगलियां सीधे ईडी पर उठी है कि जब कोलकाता हाईकोर्ट ने हियरिंग डिफर की तो क्या उसके बाद ईडी का सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल मूव था या फिर एक हेस्टी और क्वेश्चनेबल स्टेप? क्योंकि नॉर्मली जब हाई कोर्ट ऑलरेडी सीज्ड ऑफ द मैटर हो तो एजेंसीज थोड़ा वेट करती है, लेकिन यहाँ ईडी ने फुल थ्रॉटल में आर्टिकल 32 का कार्ड खेल दिया और वहीं से पूरा डिबेट शुरू हो गया। तो क्या ईडी ने यहाँ एक गलत कदम उठाया है आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए, और क्या वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी विक्टिम है? चलिए देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जो पहुंचा है तो ये अभी डिफेक्ट लिस्ट के अंदर है और विद इन 90 डेज में या तो सुप्रीम कोर्ट इसे लिस्ट करेगी या इसे डिसमिस कर सकती है। पर एक सवाल जो लोगों के मन में उठा है वो ये भी है कि क्या ईडी आर्टिकल 32 के अंदर केस फाइल कर सकती है, जो यूजुअली सिटीजन्स के द्वारा फाइल होता है अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर? और इसी सवाल का जवाब हमने इस वीडियो में देखा है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ईडी का रेड खुद में इलीगल नहीं था। पीएमएलए के अंदर ईडी को सर्च और सीजर के वाइड पावर्स मिलते हैं। प्रॉब्लम रेड से ज्यादा रेड के कंटेक्स्ट में है। आईपैक जैसे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म के ऑफिसेज और उसके डायरेक्टर के घर पर रेड, वो भी इलेक्शन स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल डेटा के बीच, ये नेचुरली पॉलिटिकल टेम्परेचर को हाई कर देता है। ममता बनर्जी का कहना है कि दे वर कॉन्फिस्केटिंग माई पार्टीज डॉक्यूमेंट्स एंड हार्ड डिस्क, आई हैव ब्रॉट दोज बैक। ईडी के वर्जन में ये की एविडेंस था, लेकिन टीएमसी के लिए ये कोर पॉलिटिकल मटेरियल था जो पीएमएलए के स्कोप से बाहर जाता है। यहीं से विक्टिम वर्सेस वायलेटर का नैरेटिव क्लैश होता है। अब जब कोलकाता हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग था और सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच दोनों ने हियरिंग डिफर कर दी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन के हिसाब से ईडी के पास ऑप्शन था कि थोड़ा वेट करे। हाईकोर्ट ही वो फोरम होता है जो पहले फैक्चुअल डिस्प्यूट्स, एफआईआर्स, वारंट्स और पुलिस कंडक्ट जैसे इश्यूज को देख सके, लेकिन ईडी ने इंस्टेड सीधा सुप्रीम कोर्ट का डोर नॉक किया आर्टिकल 32 के अंदर, ये कहकर कि उनकी फेयर और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑब्जर्वेशंस याद आते हैं। एनएन स्कैम केस में जब ईडी ने आर्टिकल 32 के अंदर प्रोब ट्रांसफर मांगा था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली पूछा था कि ये प्रोविजंस तो इंडिविजुअल्स के लिए बने हैं, एजेंसीज के लिए नहीं। पर जब ईडी के काउंसिल ने कहा कि ईडी ऑल्सो हैज फंडामेंटल राइट्स, तो कोर्ट का रिस्पॉन्स काफी स्ट्रिक्ट था कि इफ द ईडी हैज फंडामेंटल राइट्स, इट शुड थिंक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल टू। अब ये रिमार्क सिर्फ एक जोक नहीं था, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वार्निंग थी। इसी बैकग्राउंड में देखें तो ईडी का अभी का मूव और ज्यादा क्वेश्चनेबल लगता है। जब हाईकोर्ट ने हियरिंग डिफर की हो तो क्या उसे बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट जाना जुडिशियल प्रोप्राइटी के खिलाफ नहीं है? अपोजिशन का कहना है कि एक पैटर्न बन गया है, जहां भी स्टेट गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस दिखाती है वहां ईडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल रूट्स चूज करती है ताकि प्रेशर क्रिएट हो और नैरेटिव कंट्रोल हो। ईडी की डिमांड है कि सीबीआई को भेजा जाना चाहिए इस मामले की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग स्टेट पुलिस बायस्ड है और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हिस्टोरिकली सीबीआई प्रोब्स तभी ऑर्डर करती है जब सिचुएशन कंप्लीटली एक्सेप्शनल हो और स्टेट मशीनरी पर पब्लिक कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका हो। यहाँ तो काउंटर एफआईआर्स भी फाइल हो चुकी है। आईपैक और टीएमसी ने भी हाईकोर्ट अप्रोच कर लिया है और फैक्ट्स हेविली डिस्प्यूटेड है। ऐसे में सीबीआई प्रोब का डिमांड थोड़ा प्री मैच्योर लगता है। पॉलिटिकल एंगल भी यहाँ इग्नोर नहीं किया जा सकता। बीजेपी लीडर्स ने ममता बनर्जी पर डायरेक्टली अक्यूज लगाया है कि शी स्नैच्ड अवे सेंसिटिव मटेरियल, जबकि ममता बनर्जी इस पूरे एक्शन को पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रही है। टीएमसी एमपीज का प्रोटेस्ट, डिटेंशन और स्ट्रीट पॉलिटिक्स सब मिलकर ये सिग्नल देता है कि सिर्फ लीगल इशू नहीं रहा है। इसलिए कोर सवाल वही है कि क्या ईडी का रेड और फिर हाईकोर्ट डिफरमेंट के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना एक गलत मूव था? लॉ के लेंस से देखे तो ये मूव इलीगल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अनयूजुअल, अग्रेसिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनली सेंसिटिव है। और जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आर्टिकल 32 जैसे सिटीजन सेंट्रिक प्रोविजन का फ्रीक्वेंट यूज करने लगती है तो नेचुरली डाउट्स उठते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्ट हो रहा है या पावर का मिसयूज हो रहा है। और अगर वहीं ईसीआई मैटर पर नजर रखे तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा है, और ये कोई पहला या दूसरा लेटर नहीं है, ये उनका 5th लेटर है सिर्फ एसआईआर प्रोसेस को लेकर। अब ममता का सीधा एलिगेशन है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर आम लोगों को हरास किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये प्रोसेस वोटर्स की मदद के लिए नहीं, बल्कि उनके नाम डिलीट करने के लिए चलाया जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि लोग अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए सारे सही डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, फिर भी उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है और बाद में उनके डॉक्यूमेंट्स को ही मिसिंग और नॉट फाउंड बता दिया जा रहा है।
अपने लेटर में ममता बनर्जी लिखती है कि वोटर्स आर सबमिटिंग द नेसेसरी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बट इन मेनी केसेस नो प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट और रिसिप्ट इज बीइंग इशूड फॉर द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स. लेटर दीज डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग शोन एज नॉट फाउंड और आर सेड टू बी मिसिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड्स. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हो रहा है कि वोटर्स के नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिए जा रहे हैं. ममता का कहना है कि बिना रिसिप्ट के कोई भी आम आदमी कैसे प्रूव करे कि उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, और जब डॉक्यूमेंट्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं तो डिलीशन को चैलेंज कैसे करे. अब इस पूरे प्रोसेस को ममता बनर्जी ने इनसेंसिटिव एंड मैकेनिकल कहा. उनका कहना है कि ईसीआई एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं जो सिर्फ एल्गोरिदम्स के बेसिस पर लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स डिसाइड करे. अब इस लेटर के बाद पॉलिटिक्स और तेज हो गई है क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के लेटर के जवाब में काउंटर लेटर लिख दिया. शुवेंदु का कहना है कि एसआईआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए. ममता बनर्जी ने अपने पहले लेटर्स में क्लेम किया था कि एसआईआर प्रोसेस के चलते 77 लोगों की डेथ हो चुकी है. शुवेंदु अधिकारी ने इस क्लेम को कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड बताया. उन्होंने कहा कि इस बात का कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि एसआईआर की वजह से किसी की डेथ हुई हो. शुवेंदु का आर्ग्यूमेंट ये भी है कि लॉ के सामने सब बराबर है और किसी के लिए लीनियंसी की जगह नहीं होनी चाहिए. अब इस पूरे मैटर में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री ने भी इशू को और ज्यादा सीरियस बना दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिस्पांस मांगा है उन एप्लीकेशंस पर जो टीएमसी के एमपीज डेरेक ओब्रायन और डोला सेन ने फाइल की थी. ये एप्लीकेशन एसआईआर प्रोसेस के प्रोसीजरल एक्शंस को चैलेंज करती है. सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने ये मैटर सुना. अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो टीएमसी एमपी डेरेक ओब्रायन की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने कोर्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे. कहा कि वेरी वियर्ड प्रोसीजर्स आर बीइंग फॉलोड इन वेस्ट बंगाल. सम व्हाट्सएप मैसेजेस आर बीइंग सेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट द अथॉरिटीज आर एक्टिंग विदाउट रिटन ऑर्डर्स. Then there is something called logical discrepancies. 1.32 crores just see. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी पर सवाल उठाया. कहा कि स्पेलिंग मिस्टेक, एज मिसमैच या पेरेंटल डिटेल्स के माइनर इश्यूज को बेस बनाकर 1.36 करोड़ वोटर्स को कौन सी जुडिशियल हियरिंग्स के लिए बुलाया जा सकता है, और ये सब बिना किसी प्रॉपर गाइडलाइन या रिटन ऑर्डर्स के हो रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को एक हफ्ता दिया है और कहा है कि इन दोनों एप्लीकेशंस पर एक कॉमन रिस्पॉन्स फाइल किया जाए. तो इस पूरे मुद्दे पर व्यूअर्स आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र.